हेलो फ्रेंड्स, सब लोग बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड। तो बच्चे, लास्ट क्लास में कुछ बहुत बढ़िया बातें करी थी हमने। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम करने वाले हैं, ठीक है, ये अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन पोटेंशियल। और मुद्दा इस बात का नहीं है कि इससे जो फॉर्मूला ड्राइव होगा या इसका जो फॉर्मूला आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊं। देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी थी, ये, और एक दूसरी चार्ज बॉडी थी। मान लेते हैं कि इस पे प्लस का 10 कूलम चार्ज था और इस पे प्लस का 8 कूलम चार्ज है, या प्लस का 4 कूलम चार्ज है। दो बॉडीज थी हमारे पास, एक पे प्लस का 10 कूलम चार्ज था, एक पे प्लस का 4 कूलम चार्ज था। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं आपस में, तो क्या होता है? एक पे ज्यादा चार्ज था, एक पे कम चार्ज था। अगर इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट करता हूं तो क्या होता है? उससे ये होगा कि जो ज्यादा चार्ज वाली बॉडी है वो कम चार्ज वाली बॉडी के ऊपर तब तक डिस्चार्ज होती रहती है जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। ध्यान रखेंगे, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों का चार्ज सेम हो जाए, लेकिन ये बात जरूरी है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिस्चार्ज होते रहेंगे। अब देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जो कंसेप्ट आज समझने वाले हैं वो है कॉमन पोटेंशियल। नाम से भी पता लगता है पोटेंशियल का कॉमन हो जाना, यानी कि सेम हो जाना। अब आप इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए कि पानी से भरा पूरा एक टैंक था, बहुत बड़ा सा टैंक, एक जिसमें पूरा ऊपर तक पानी भर रखा है मैंने। एक दूसरा टैंक भी रखता हूं मैं, उतनी ही कैपेसिटी का, लेकिन वो खाली था। अब मैंने क्या किया कि जो एक टैंक था उससे एक होल बना के उससे पाइप लिया और एम्प्टी वाले टैंक के अंदर उसको डाल दिया। तो जब एम्प्टी वाले टैंक के अंदर उसको मैं डालूंगा तो क्या होगा? जो टैंक फिल्ड था वहां से वाटर जाएगा कहां पे? एम्प्टी वाले टैंक में। और कब तक जाता रहेगा? ये तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों में लेवल बराबर नहीं हो जाता, यानी कि इसका और इसका लेवल बराबर हो जाना, यानी कॉमन हो जाना। तो इसका मतलब ये होता है, कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। उसमें ये है कि अगर मेरे पास एक चार्ज बॉडी है जिसके पास ज्यादा चार्ज था, और एक दूसरी बॉडी थी जिसके पास कम चार्ज था, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं थ्रू कंडक्टिंग वायर, तो ये बॉडी इसको चार्ज करनी चालू कर देती है। और चार्जिंग कब तक चलती है? चार्जिंग तब तक चलती है व्हेन द पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम सेम। चार्ज सेम होना जरूरी नहीं है, पोटेंशियल सेम होना जरूरी है। किसी भी कंडीशन में तब तक डिस्चार्जिंग होती रहती है इसके ऊपर जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, चार्ज भले सेम ना हो लेकिन पोटेंशियल जरूर सेम होगा। अब ये किसी भी तरीके की बॉडी हो, ठीक है, कितना भी इस पे चार्ज हो, कितना भी इस पे चार्ज हो, लेकिन दोनों की एक दूसरे के ऊपर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। उसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए पहले मैं आपको कॉमन पोटेंशियल का एक ओवरव्यू बता दूं कि कॉमन पोटेंशियल को हम लिखें किस तरीके से। थोड़ा सा आप लिख लेंगे तो आपको समझ में थोड़ा सा और बेटर आएगा। ठीक है, देखिए जरा इसके अंदर हेडिंग थी आपके पास कॉमन पोटेंशियल, एंड राइट इन दिस कि when a charge body is connected with another charge body, when one charge body is connected with another charge body, then the discharging of one body then the discharging of one body over another then the discharging of one body over another takes place until the electric potential of both the bodies becomes same. Full stop. This potential finally acquired by the bodies is known as common potential. ठीक है बेटा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना, यानी कि इनिशियली इसके पास पोटेंशियल V1 था, इनिशियली इसके पास पोटेंशियल V2 था। कब? जब तक मैंने इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रखा था। इस पे ज्यादा चार्ज था, इस पे कम चार्ज था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये बॉडी और जो दूसरी बॉडी थी
इसको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं थ्रू कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये उसके ऊपर तब तक डिस्चार्ज होते रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, इसका भी और उसका भी, अब वो कितना भी लेकिन सेम हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है जब भी दो चार्ज बॉडी को आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक चीज हमेशा सेम हो जाएगी और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात क्यों इतनी जाननी जरूरी है? ये बात इसलिए जाननी जरूरी है कि जब आप हायर ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे और कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। किसी भी एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से कनेक्ट करो, तब एक से अगर चार्जिंग दूसरे वर्क पे होती रहे, एक डिस्चार्ज होकर दूसरे को चार्ज करता रहे, तो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चार्ज सेम हो या ना हो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। ठीक है बेटा, चार्ज तब सेम होता है जब दोनों बॉडी बिल्कुल आइडेंटिकल हो, यानी कि दोनों स्फीयर अगर सेम रेडियस के हैं तो दोनों पे बराबर चार्जिंग हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों सेम रेडियस के नहीं है तो पोटेंशियल तो सेम होना जरूरी है, दोनों ही केस में पोटेंशियल जरूर सेम होगा। ठीक है बेटा, राइट, दिस इज अबाउट कॉमन पोटेंशियल। अब जरा देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इस कंसेप्ट के साथ। हम कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस से पढ़ने की कोशिश, उसी सीक्वेंस से हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, एक कैपेसिटर ये था मेरे पास, ये पॉजिटिव यहाँ प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इससे मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे कैपेसिटर को जिसपे कम चार्ज था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, ये कनेक्ट कर दिया मैंने इससे। तो फिर अब क्या होगा बेटा, ये इसको बेसिकली चार्ज कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव को चार्ज कर देगी। इसका इनिशियल पोटेंशियल अगर मैं V1 मान लूं और इसका इनिशियल पोटेंशियल V2, तो ये तब तक एक दूसरे के ऊपर डिस्चार्ज होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, हम क्या लिखेंगे, let Q1 is the initial charge of this one and Q2 is the initial charge of this one. C1 is the capacitance of first capacitor and C2 is the capacitance of second capacitor. तो total charge before discharging of capacitor, total charge before discharging of capacitor, देखो ये डिस्चार्ज हो रहा है, ऊपर वाला डिस्चार्ज हो रहा है और नीचे वाला चार्ज हो रहा है, तो टोटल चार्ज बिफोर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो कितना था आपके पास, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो Q1 की वैल्यू आएगी C1V1 और Q2 की वैल्यू आएगी C2V2। ये इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, दिस इज टोटल चार्ज। नाउ टोटल चार्ज after discharging of capacitor, total charge after discharging of capacitor, Q is equal to, अब जो आएगा इसको मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख लेता हूं, चार्ज अलग अलग हो सकता है दोनों पे इंडिविजुअल। Q1 डैश की जगह लिखूंगा मैं C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, कैपेसिटेंस सेम रहेगी, कैपेसिटी नहीं बदल रही है, कैपेसिटर वही यूज कर रहे हैं तो कैपेसिटी सेम है ना, आपने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली ना कंडक्टिंग स्लैब डाली, तो कैपेसिटी रिमेन सेम। V हो गया हमारे पास वो पोटेंशियल जो फाइनली दोनों एक्वायर करेंगे, व्हिच इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो फिर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंजर्वेशन लॉ होता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूं। आप क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इन दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, Q1 डैश प्लस Q2, ये हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, C1V प्लस C2V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इसकी वैल्यू ये निकाली हमने, C1V1 प्लस C2V2। अब V कितना निकल के आएगा, इन दोनों में से अगर मैं V को कॉमन ले लूं तो V कॉमन लेने के बाद आता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, इधर कितना था C1V1 प्लस C2V2, एंड देन V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2।
चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि फाइनली मेरे पास V कितना निकल के आता है। फाइनली आफ्टर सॉल्विंग कॉमन पोटेंशियल V निकल के आता है C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is the final answer for common potential. C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. ये फाइनल आंसर है हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब सिंपल सा क्या था कि आप एक चार्ज बॉडी को किसी कम चार्ज बॉडी से या अनचार्ज बॉडी के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चे, डिस्चार्जिंग ऑफ वन कैपेसिटर ओवर अनदर टेक्स प्लेस। कब तक? टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स बिकम सेम। जब तक दोनों कैपेसिटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक वो डिस्चार्जिंग चलती रहेगी, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। उसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया V। Here V is common potential. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दो कैपेसिटर जो मैंने कनेक्ट कर रखे हैं ये आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सीरीज और पैरेलल में आप कैसे पहचान सकते हैं। दो तरीके थे उसके। एक तो तरीका ये था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट देख लीजिए। करंट की बात ना करके हम चार्ज की बात ही करते हैं स्पेशली। और दूसरी बात ये थी कि आप प्लेट्स देखिए किसमें कौन सी जुड़ी है। ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है और ये नेगेटिव नेगेटिव से। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से अगर जुड़ जाए तो इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकल जुड़ रखे हैं, तब आपके पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। वो ये था आपके पास फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर यही कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो बस इसको लर्न करें आप कि कॉमन पोटेंशियल V जो आता है वो आता है C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2। C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2। ये फॉर्मूला आता है हमारे पास कॉमन पोटेंशियल कब? व्हेन इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखना बहुत आसान काम है। नॉर्मल केस पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें पॉजिटिव आता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में नेगेटिव आ जाता है। डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सीधा फैक्ट याद करने होते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला लग जाएगा, पैरेलल में ये और सीरीज में ये कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है बेटा, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला वहां पे काम आएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे कराएगा, और वो है आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं। Yes, that's it. Loss of energy during discharging of capacitor. Loss of energy during discharging of capacitor. एक कैपेसिटर अगर दूसरे के ऊपर डिस्चार्ज हो रहा हो तो एनर्जी का लॉस कितना होता है, किस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो समझिए, तरीका बिल्कुल सिंपल है जो हमने अभी किया था कि आपने एक कैपेसिटर ले लिया पहले, ये इसका कैपेसिटेंस था C1, इनिशियल वोल्टेज V1, ठीक है, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया क्या, एक दूसरे कैपेसिटर के साथ। इसके ऊपर कम चार्ज था, ठीक है, या उसका पोटेंशियल कम था, तो ये यहां से इसको चार्ज होता रहेगा। दिस इज C2, दिस इज V2। C2 इज द इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन, ये C2 तो कैपेसिटेंस रहेगी, एंड V2 इज द इनिशियल पोटेंशियल। तो C1 इसका कैपेसिटेंस हो गया, C2 इसका कैपेसिटेंस हो गया, V1 इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास ये हो गया। वोल्टेज इसको बोल देते हैं हम सिंपली, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मुझे लॉस निकालना है तो कैसे पता लगता है। याद करिए कि आपने प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले जो पढ़े थे मैथ्स में, वो क्या थे। प्रॉफिट निकालना है तो आपने SP माइनस CP कर दिया, आंसर पॉजिटिव आ जाता है। लॉस निकालना है, SP माइनस CP करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तरीका वही है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो तो जो भी आएगा उसको हम लॉस कह सकते हैं। अगर फाइनल में से इनिशियल आपने किया और नेगेटिव आंसर आ गया तो लॉस है, फाइनल में से इनिशियल आपने माइनस किया, पॉजिटिव आंसर आ गया तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब क्या करना है, बेसिकली आपको इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस निकालना है कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी का।
तो हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी के एब्सेंस की क्या है और फाइनल क्या है। तो देखो डायग्राम से देखिए बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। अगर मैं इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी निकालना चाहूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर में इसके लिए क्या लिखेंगे C1V1 स्क्वायर, इसके लिए क्या लिखोगे C2V2 स्क्वायर। तो देखिए मैं लिखता हूं टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इनिशियली, ये ध्यान रखना है, इनिशियली बिफोर डिस्चार्जिंग, इनिशियली बिफोर डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज होने से पहले टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर की, तो वो हमारे पास है UI इज इक्वल टू इसकी एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी हाफ C2V2 स्क्वायर। ये हो गई टोटल इनिशियल एनर्जी बिफोर डिस्चार्जिंग। बिफोर डिस्चार्जिंग का मतलब होता है कि आपने इस वाले कैपेसिटर को इससे कनेक्ट नहीं कर रखा। जब तक ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये बिफोर डिस्चार्ज का केस कहलाएगा, ना कोई डिस्चार्ज हो रहा है ना कोई चार्ज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब मैं लिखता हूं आफ्टर कनेक्टिंग वन कैपेसिटर with another common potential, दोनों को अगर आपस में कनेक्ट कर देते हैं, अगर मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, कुछ देर बाद इसका पोटेंशियल भी हो जाता है और इसका पोटेंशियल भी हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, उसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। द कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला निकाला, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी डराइव किया था, ये यहां पे काम आएगा। ठीक है, अब देखो नाउ बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, बस इस बार फाइनल केस में टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स फाइनली आफ्टर डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज हो रहे हो या डिस्चार्ज हो चुके हो, फाइनली एक दूसरे के ऊपर डिस्चार्ज हो चुका। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नॉर्मल केस में आपने क्या देखा है, आपने ये देखा है बच्चे की, जैसे मान लो कि आप मोबाइल की बैटरी चार्ज कर रहे हो तो क्या हो रहा होता है, सर्किट से करंट आ रही होती है, आपका जो मोबाइल का चार्जर जो होता है वो क्या करता है, वहां से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। वो कब तक चार्ज होता है, यानी कि मेन सर्किट से आपकी मोबाइल की बैटरी कब तक चार्ज होती है, जब तक उसका पोटेंशियल हाई ना हो जाए, जब तक वो सफिशिएंटली चार्ज ना हो जाए। तो डिस्चार्जिंग यानी कि मेन सर्किट से हुई डिस्चार्जिंग और मोबाइल की हो गई चार्जिंग, ये तब तक चलती रहती है जब तक इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जब पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब चार्जिंग अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात वही करेगी कि टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स फाइनली आफ्टर डिस्चार्जिंग, फाइनली आफ्टर डिस्चार्जिंग टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स कितनी होगी, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए वो हमारे पास आएगा बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, UF इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर की जगह आएगा V स्क्वायर और V2 स्क्वायर की जगह आएगा V स्क्वायर। इस पर V1 और V2 की जगह पोटेंशियल हो जाएंगे V और V, V1 की जगह भी V और V2 की जगह भी V। ये दोनों पोटेंशियल वो है जो फाइनल पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो कैसे बेटा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, C1 प्लस C2, अगर दोनों में से मैं V स्क्वायर कॉमन ले लूं, V स्क्वायर इसमें से भी कॉमन आता है, V स्क्वायर इसमें से भी कॉमन आता है। अब मुझे क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द लॉस। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर पॉजिटिव आए, मुझे पता है कि चलो लॉस हो रहा है, और मैं चाहता हूं मेरा आंसर पॉजिटिव आए, तो किस में से किसको माइनस करें। अगर मान लो कि एसपी आपको पता है सेलिंग प्राइस, सीपी पता है कॉस्ट प्राइस, और मैं चाहता हूं कि मैं लॉस तो निकालूं लेकिन आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो किस में से किसको माइनस करोगे। लॉस तब होता है जब कॉस्ट ज्यादा होती है और सेलिंग कम पे होती है, तो मैं कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा तो मेरा लॉस पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर मुझे लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है और आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी और फाइनल एनर्जी कम रही होगी, तो मैं इनिशियल में से अगर फाइनल को माइनस कर दूं तो मुझे लॉस पता लग जाएगा कितना आएगा।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना चाहो तो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 द होल स्क्वायर। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। ओपन अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। थोड़ा सा और सिंपलीफाई अगर करना चाहो तो मेरे पास ये आ जाएगा हाफ, जितना पहले सॉल्व कर लोगे उतना बाद में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहां था मेरे पास, इसको चलो इसको बाद में करते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर था, अपॉन में क्या था? अपॉन में मेरे पास है C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो अब एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचता है? हाफ। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता भी। C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया। ये कौन सा निकल के है? दिस इज फाइनली UF, फाइनल एनर्जी आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। अब क्या करना है? लॉस निकालना है। नाउ लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा U इज इक्वल टू UI माइनस UF, अगर आंसर पॉजिटिव निकालना है तो, ठीक है। तो अब क्या आता है देखो बच्चे, इनिशियल एनर्जी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब जरा यहां बात करते हैं, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये बचा। फाइनल तो हमने ये निकाली थी और इनिशियल हमारे पास ये थी। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? बहुत आसान काम है, हाफ तो पहले सब में कॉमन आता है, हाफ पहले बाहर ले लो। अब मैं दो स्टेप एक साथ सॉल्व करूंगा। C1 प्लस C2 पूरे का एलसीएम आएगा, और जब ये पूरे का एलसीएम आएगा तो आएगा C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों से भी होगी तो टोटल 4 टर्म्स आएंगे। C1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, फिर C2 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों में होगी। चलिए देखते हैं, C1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करूं तो आता है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, प्लस C1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। ढंग से देखते रहिए एक एक स्टेप। अब C2 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आएगा C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर इनटू V2 स्क्वायर। माइनस में अब क्या था हमारे पास? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन करूंगा अभी बाद में, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है, एंड बिग ब्रैकेट। थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम इसको आराम से। मैं क्या काम करता हूं, 1/2 C1 प्लस C2 को बाहर निकाल लेता हूं। 1/2 तो बाहर था, C1 प्लस C2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए अंदर क्या क्या बचता है, ढंग से देखते रहना बेटा सॉल्यूशन क्या है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर था यहाँ, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर था, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर है, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर है, माइनस इसको ओपन करना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये पॉजिटिव साइन भी माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और एक चीज और बची माइनस का 2ab, 2 C1 V1 की C2 V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 V2, ये आया। बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके ये कर दिया हमने। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, लेकिन जब मैं माइनस साइन की मल्टीप्लाई करूंगा तो तीनों माइनस के हो जाएंगे। अब कैंसिल क्या होता है, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, और C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो आपको लिख लेना है, बस इसको आप सॉल्व करके लिख लें और आपका आंसर आ गया। लेकिन इसके जो आउटकम्स है ना वो बड़े जबरदस्त हैं कि इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमें क्या क्या बताएगा। देखो, तो डेल्टा U निकल के आ गया आपके पास 1/2 C1 प्लस C2, क्या बचा है आपके पास? C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर
माइनस 2C1C2 V1 V2 ये बचता है फाइनली आपके पास। अब आपको देख के पता लग रहा हो कितना आसान है इसको लिखना। 1/2C1 + C2 कुछ कॉमन आता है सब में से, C1 C2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो मैं C1 C2 अगर कॉमन निकाल लूं तो क्या बचा मेरे पास, V1 स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 ये आ गया। तो फिर C1 C2 अपॉन 2C1 + C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A माइनस B का होल स्क्वायर आ गया। तो अब देखो बच्चे, दिस इज डेल्टा U, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया C1 C2 अपॉन 2C1 + C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अब मैंने क्या किया, इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया और चेक करो कि जो हमारे पास आंसर आया है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्या ये आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? सोचो, कैपेसिटेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। V1 माइनस V2 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, लेकिन जो स्क्वायर है ना वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आने का मतलब आपने इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस किया और आंसर पॉजिटिव आ गया, यानी पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम थी। और इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि लॉस ही हुआ था, तभी तो हमने इनिशियल में से फाइनल माइनस किया और जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब पहले ज्यादा थी बाद में कम थी, कम हुआ, तो पहले ज्यादा से बाद में कम आने का मतलब क्या होता है, देयर इज अ लॉस। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं इसमें as the answer is positive, as the answer is positive, comma, it indicates that there is always a loss in energy, एनर्जी का लॉस होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, 1 मार्क में आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डज द रिजल्ट इंडिकेट्स। आंसर पॉजिटिव आया तो उसका मतलब ये होता है कि हमेशा लॉस ही होगा। अब देखो बच्चे, ये लॉस हुआ किस फॉर्म में, साथ में ये पूछ लेते हैं कि इफ देयर इज अ लॉस देन व्हाट इज द फॉर्म, इन व्हिच फॉर्म लॉस इज देयर, लॉस किस वजह से हुआ होगा। सोचिए, अगर मान लीजिए कि आपने अपना फोन चार्जिंग पे लगा रखा है, ठीक है, और जब आपने चार्जिंग पे लगाया था तो उसकी बैटरी थी 50%, ठीक है, लेकिन आपने सोचा कि 100% हो जाएगी और रात में सोने का टाइम आ गया, तो 50% की बैटरी लगा के, बैटरी को आपने, जो मोबाइल की बैटरी थी आपने उस पर चार्ज लगा दिया कि चलो 100% हो जाएगी सुबह तक, लेकिन हुआ क्या, जब आप सोए तो सिर्फ 2 घंटे बाद वो 100% हो गई, लेकिन आगे के 3-4 घंटे तक जब तक आप सोते रहे बैटरी तो 100% फुल हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो वो ओवर चार्ज हो रहा है। अब उस क्या ऐसा होता है कि वो 100% से भी ज्यादा चार्ज हो जाती है? अगर मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो चुकी हो और फिर भी उसको आप चार्जिंग पे लगा दें तो क्या ये पॉसिबल है कि बैटरी 100% से भी ज्यादा चार्ज हो जाएगी? नहीं, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी तो होगी, उससे ज्यादा अगर चार्जिंग होगी तो क्या होगा, वो लॉस होगा। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अब ये 2 तरीके का लॉस हो सकता है। हीट की फॉर्म में लॉस होता है ड्यू टू कनेक्टिंग वायर्स, यानी कि आपने जैसे एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर की मैं बात करूं कि एक कैपेसिटर को मैंने दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग चल रही है दूसरे के ऊपर, तो जिस केबल के थ्रू, जिस वायर के थ्रू डिस्चार्जिंग चल रही है उसमें भी हीट की फॉर्म में लॉस होता है क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा होता है। दूसरा लॉस कौन सा होता है, दूसरा लॉस होता है कि जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को आप चार्ज करेंगे तो उसकी प्लेट्स हीट हो जाती हैं, उसकी प्लेट्स गर्म होने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल को जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपका मोबाइल जो होता है ओवर चार्ज होने के बाद गर्म हो जाता है, और ये आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे मोबाइल हमारे पुराने होते चले जाते हैं उनकी चार्जिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है और उनकी हीट बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब है कि चार्जिंग लेने के साथ साथ वो कुछ पार्ट अपने ऊपर खर्च कर रहा है, और वो पार्ट जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में यूज हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो स्पेशली जो लॉस होता है ना चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान, जो भी लॉस होता है अक्सर वो हीट की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, तो आपको साथ में एक चीज और लिख दीजिए यहां पर, this loss in energy
ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हुआ है. दिस लॉस इन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ heat across the plates of capacitor and due to resistance of connecting cables जो कनेक्टिंग केबल्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस की वजह से भी हीटिंग इफेक्ट होता है, तो वहां लॉस होता है. ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है. तो ये 2 मेन टॉपिक थे आज. ये कॉमन पोटेंशियल मैंने आपको बताया और उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक बताया. दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन की जान है. कैपेसिटर में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और कुछ हद तक न्यूमेरिकल, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं. और अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे. देखिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो एक अलग फैक्टर था. उसके अलावा भी कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जिसको अगर आप नहीं समझे तो आप कैपेसिटर के क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाएंगे. ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अब क्या क्या चीजें होती हैं. कैपेसिटर को जब बैटरी से आप कनेक्ट करके रखें तो क्या होता है, और कैपेसिटर को बैटरी से अगर डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, वो आपको सीखना है. ठीक है, तो देखिए पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, उसके बाद हम इसका एक चार्ट बनाएंगे अपनी लर्निंग के लिए. ठीक है, व्हेन, इसको मैं नोट करके बताऊंगा. व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड and then disconnected from the source and dielectric slab is introduced between its plates. ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या मैं बता रहा हूं. कैपेसिटर को आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी उसके अंदर, आपने कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया, पूरा फुल जितना वो चार्ज हो सकता कंप्लीट. और जिस सोर्स से आप उसको चार्ज कर रहे थे उसको आपने उससे डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया. तो अब किन किन चीजों पे क्या फर्क पड़ता है. सबसे पहले कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है. जो कैपेसिटेंस होती है, आपको पता है कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब डालोगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है. जो नई कैपेसिटेंस होती है वो K टाइम्स हो जाती है इनिशियल कैपेसिटेंस की. C बिकम्स KC नॉट. ठीक है, सेकेंड, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने इसको पूरा चार्ज कर दिया और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और मैं जिस जगह से उसको चार्ज कर रहा था, जिस वायर के थ्रू उसको चार्ज कर रहा था, मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या इस कैपेसिटर का चार्ज कम हो जाएगा, क्या इसकी चार्जिंग कम हो जाएगी. सोचो, अगर मैंने कैपेसिटर को पहले चार्ज किया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर थी, मैंने उसको चार्ज किया और अब मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या उसका चार्ज पहले से कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा. सोचो, जब आपने जिस चीज से उसको चार्ज कर रहे थे, जिस वायर के थ्रू चार्ज कर रहे थे, वो वायर ही हटा दी तो चार्ज अब अंदर से बाहर भी नहीं जा सकता. ये तो वही बात हो गई जिसे लॉकडाउन वाला हिसाब किताब हो गया. बिल्कुल लॉकडाउन वाला हिसाब, कि कोई इधर से उधर तो आ गया और अब लॉकडाउन हो गया, यानी डिस्कनेक्शन हो गया, तो यहां से जा नहीं सकता ना वापस. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार चार्जिंग हो गई और उसके बाद डिस्कनेक्शन हो गया तो चार्ज लॉस नहीं हो सकता, डिक्रीमेंट नहीं हो सकता चार्ज का, तो चार्ज रिमेन सेम. अगर आपने बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है तो उसकी चार्ज जितना उसके पास स्टोर था उससे वो कम नहीं होगा चार्ज के कंजर्वेशन के रूल के हिसाब से. तो इसका मतलब है जो चार्ज होगा
जो पहला जो नया चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज के बराबर ही होगा। जो मैं क्यू नॉट लिख रहा हूं इसका मतलब इनिशियल हो गया। द न्यू चार्ज विल बी इक्वल टू इनिशियल चार्ज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कोई चेंज आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ेगा? तो इसको हम कैसे बताएं? एक तो बात है होती है कि मैं रट लूं, और एक बात होती है मैं कंसेप्ट उसको सीखूं। अगर मेरे पास कैपेसिटेंस है और चार्ज है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं, या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है मेरे पास? कौन सा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, इससे मैं V निकाल सकता हूं, V इक्वल टू Q बाई C, ये होता है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो क्या आता है मेरे पास? Q तो Q नॉट ही रहेगा, चार्ज उतना ही था जितना पहले था। C की जगह KC नॉट आ गया, KC नॉट। तो ये जो Q नॉट अपॉन C नॉट दिख रहा है आपको, ये क्या है? जब V इक्वल टू Q बाई C होता है तो Q नॉट बाई C नॉट का मतलब क्या हो गया? वो हो गया V नॉट। तो V नॉट अपॉन K, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द न्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बिकम 1 अपॉन K टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल कैपेसिटी। द न्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बिकम 1 अपॉन K टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल। जितना पहले पोटेंशियल था उसका 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा। बहुत ध्यान से ध्यान रखना, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप छोड़ गए या इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो बहुत बुरा लॉस होने वाला है, बता रहा हूं मैं आपको। ये तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन है क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में है एक फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि E इक्वल टू dV अपॉन dr होता है, उसी को सॉल्व करके हम V अपॉन d लिख लेते हैं, तो V इक्वल टू E इंटू d हो जाता है। तो इससे E इक्वल टू V अपॉन d था, तो मैं नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है मेरे पास V अपॉन d। d का मतलब था सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल बदल गया है। अगर आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल रखी थी और डिस्कनेक्ट कर दिया, तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V नॉट अपॉन K, V नॉट अपॉन K लिख सकता हूँ, और D था हमारे पास। अब ये जो V नॉट अपॉन D था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जब V अपॉन D E होता है तो V नॉट अपॉन D हो जाएगा E नॉट, तो आएगा E नॉट अपॉन K। तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1 अपॉन K टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा। ये कौन सा केस चल रहा है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, और आपने उसको एक्सटर्नल सोर्स से कट कर दिया है, चार्जिंग नहीं हो रही है, चार्ज हो चुका और आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन ऐसा है, कनेक्शन में अलग चीज आती है, डिस्कनेक्शन में अलग चीज आती है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में कि कनेक्शन हो रखा है या डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हम डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा है मैंने आपके पास डिस्कनेक्टेड, सारे के सारे केस डिस्कनेक्शन के हैं। अब एक चीज और बचती है, वो है आपके पास एनर्जी, कि एनर्जी स्टोर्ड में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, फिफ्थ, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला था U इक्वल टू हाफ, क्या लगा सकते हैं? मैं हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, Q स्क्वायर अपॉन C भी लगा सकता हूँ। अगर मैं Q स्क्वायर अपॉन C लगाऊं तो सबसे इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है ना, इजी रहेगा। मैं इसको लिखता हूँ Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला था हमारे पास एनर्जी का एक, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C या Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? मैं Q की जगह तो Q नॉट लिख लूंगा, चार्ज तो सेम ही था, लेकिन C कितना था? C अब मैंने अभी यहाँ से मिटा दिया कि C इक्वल टू KC नॉट था, तो C की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ KC नॉट, तो क्या आएगा बताओ? अगर मैं Q नॉट स्क्वायर 2 और C नॉट को सेलेक्ट कर लूं तो ये मेरे पास क्या निकल के आता है? ये मेरे पास आता है 1 अपॉन K Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट। तो जब Q स्क्वायर अपॉन 2C को U बोलते हैं तो Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट को बोलेंगे U नॉट, यानी कि U आ गया हमारे पास U नॉट अपॉन K। जो एनर्जी होगी स्टोर्ड वो 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड के, अगर आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये फर्क पड़ जाता है। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद ये बदलाव आ जाते हैं, चार्ज तो सेम रहता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है, पोटेंशियल 1 अपॉन K टाइम्स हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन K टाइम्स हो जाता है, और एनर्जी भी 1 अपॉन K टाइम्स हो जाती है।
तो बढ़ी सिर्फ एक चीज, क्या? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो बढ़ती है ना, जो केसी नॉट होती है, वो चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड, दोनों ही केस में वो के टाइम्स बढ़ेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्कनेक्शन और कनेक्शन से। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं कि ये डिस्कनेक्शन की जगह अगर कनेक्शन होता तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, बेसिक चीज, और उसके बेस पर आपको तीन चीजें निकालनी होगी। यानी कि ये आपका होमवर्क समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा जब बैटरी को आपने कनेक्ट कर रखा होगा, जब जुड़ी हुई होगी बैटरी। तो दो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं और बाकी तीन आपको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस आएगा, रिजल्ट में डिफरेंस आएगा पक्का। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करता हूं कि व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन रिमेन्स कनेक्टेड, सेकंड केस हो गया हमारे पास रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, कनेक्टेड विद द सोर्स, सोर्स के साथ उसको मैं कनेक्ट करके छोड़ता हूं, ये इसका सेकंड केस हो गया। तो अब क्या फर्क पड़ना है, देखिए बच्चे क्या फर्क पड़ता है। मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस पे, सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करता हूं। तो कैपेसिटेंस हमारे पास C इक्वल टू KC नॉट ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे क्या फर्क पड़ता है, V जो होता है वो V नॉट के बराबर ही रहता है, ये सेम हो जाता है। इस बार चार्ज नहीं सेम होगा लेकिन पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो कैपेसिटर को मैंने बैटरी से लगा रखा है, ये मान लो कि मैं कैपेसिटर को एक ऐसी बैटरी से चार्ज कर रहा हूं जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देती है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट ही करके रखता हूं और बीच में इसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देता हूं, तो टर्मिनल के ऊपर तो तभी भी 220 वोल्ट ही जा रहे हैं। यहां 220 वोल्ट जो पहले थे, आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी तो भी इसमें 220 वोल्ट थे, अब इसके ऊपर डाल दिए तो भी इसके दोनों तरफ 220 वोल्ट ही आ रहा है, क्योंकि आपने कनेक्ट कर रखा है इसको। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज़ द बैटरी इज कनेक्टेड, स्टिल कनेक्टेड। तो जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चे, राइट। बस इसके बाद की तीन चीजें आपको सॉल्व करनी है, वही आपको होमवर्क है, क्योंकि उसको आज आप सॉल्व करेंगे तो आपको लर्निंग होगी उसकी कि वो किस तरीके से आता है, वरना बार बार भूलेंगे और बार बार क्वेश्चन में गलती करेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको तकलीफ पक्का होगी अगर आपने आज की क्लास ढंग से नहीं देखी है, तो पक्का तकलीफ होगी। जो मैं बता रहा हूं उससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर आपने ढंग से नहीं देख रखा इसको और ढंग से इसको लर्न नहीं किया। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें आपको ट्राई करनी है, तो होमवर्क आपको बताना होगा चार्ज, न्यू चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्यू कितना आएगा, ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और आपको बताना होगा एनर्जी स्टोर्ड के बारे में। इन तीनों में क्या फर्क पड़ने वाला है, आंसर में जरूर चेंज आएगा, उसको आप देखिएगा। ठीक है बेटा, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, न्यू एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी और न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, वो आपको बताना है इस केस के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट क्लास डेडिकेटेड होगी सिर्फ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल के ऊपर, और बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लूंगा, स्पेशली वो क्वेश्चन लूंगा जिसमें दिक्कत आती ही है बच्चों को। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बहुत जोश के साथ आप पढ़िएगा, सारी चीजें रिवाइज करें। तब तक के लिए शुक्रिया।